जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। अपने इंडिपेंडेंस डे की 75th एनिवर्सरी हम लोगों ने कल सेलिब्रेट करी थी, लेकिन ये जो 75 नंबर था, इसको लेकर के बहुत लोगों के मन में थोड़े डाउट्स, थोड़े कन्फ्यूजन्स थे। तो चलिए, अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली और इस दिन मनाया हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे। अपना पहला इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया हमने? 15 अगस्त 1947 में। दोस्तों, उसके एक साल बाद 1948 में क्या हुआ? उस दिन मनाया हमने अपना दूसरा इंडिपेंडेंस डे। अरे वाह सर, आपने कितनी अच्छी बात बता दी। हम में तो किसी को पता ही नहीं था। आई नो, पता था सबको, लेकिन मेरे कहने का मतलब था दोस्तों, हमारा फोकस इस चीज पर होना चाहिए। हमने एक साल बाद मनाया अपना दूसरा इंडिपेंडेंस डे। 2 साल बाद कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे? तीसरा। 3 साल बाद कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे? चौथा। मतलब दोस्तों क्या हुआ, जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस की, तो हमने इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट किया था वो था सेकंड। जब हमारी सेकंड एनिवर्सरी थी, तो हमने सेलिब्रेट किया था थर्ड। जब हमारी थर्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर जब हम अपनी थर्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमारा वो फोर्थ इंडिपेंडेंस डे था। उसी तरह से दोस्तों, जब हम लोग 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा 76th इंडिपेंडेंस डे। मतलब 75 साल हो गए हैं और ये हमारा 76वां इंडिपेंडेंस डे था। आई होप अब सभी को ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की और देखते हैं आज हम लोग क्या समझने वाले हैं। दोस्तों, हम लोगों ने कल ही 75th इंडिपेंडेंस डे की एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो कर ली, लेकिन हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे यूरोप से निकली एक छोटी सी कंपनी इंडिया आती है, यहाँ पर अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करती है और फाइनली कौन कौन से स्ट्रगल के बाद हमें आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों, दोज हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं, वो एक दिन अवश्य दोहराते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या स्ट्रगल था, कितनी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली है, और अंग्रेजों ने वो कौन सी रणनीतियाँ चली जिसकी वजह से हम उनके गुलाम बने। ये सारी बातें समझने के लिए हम लोगों ने शुरुआत करी इस टाइमलाइन की, इस सीरीज की शुरुआत करी। इनफैक्ट इस वीडियो की सीरीज में क्या होगा, इस वीडियो की सीरीज में शुरुआती कुछ वीडियोस तो होंगी टाइमलाइन के ऊपर, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग एक टाइमलाइन पहले समझ ले कि कौन कौन से इवेंट्स कब हुए हैं। उसके बाद हर एक इवेंट की इन डेप्थ एनालिसिस करें, तो वो सबसे बेनिफिशियल तरीका मुझे लगा अपना। तो दोस्तों, इसी वजह से हमने डिसाइड किया है कि पहले तो हम लोग पढ़ेंगे एक टाइमलाइन के बारे में, कौन कौन से इवेंट्स कब हुए। उसके बाद दोस्तों, हर एक इवेंट के इन डेप्थ एनालिसिस के लिए सेपरेट वीडियोस आएंगी। तो शुरू की कुछ वीडियोस में टाइमलाइन का डिस्कशन होगा, उसके बाद इन डेप्थ एनालिसिस होगा हर एक इवेंट का। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की कहानी की शुरुआत मेरे साथ। मेरा नाम है प्रियम मिश्रा और आइए समझते हैं कैसे यूरोपियंस भारत आए। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। दोस्तों, ये है हमारे वर्ल्ड का मैप। और अगर हम जाए वापस 15th सेंचुरी में, अगर हम 15th सेंचुरी यानी कि 1400 से 1500 के बीच की बात करते हैं, तो क्या होगा, आइए समझते हैं। अभी तक हमारा ये अमेरिका डिस्कवर्ड नहीं है, अभी तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। और लेकिन कुछ कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यूरोप में। यूरोप और इंडिया आपस में ट्रेड करते हैं इस रूट के थ्रू। और दोस्तों, कुछ रूट्स और हैं, वो रूट ये थे मेडिटेरियन सी होते हुए, उसके बाद अरेबियन पेनिनसुला, और फिर अरेबियन सी से इंडिया, और उसके बाद मेडिटेरियन सी के बाद ये जो रास्ता आ रहा है, इस रास्ते से। ये कुछ ट्रेड रूट्स थे जिसकी वजह से इंडिया और यूरोप के बीच में व्यापार होता था। हुआ क्या दोस्तों, ये जो आपको छोटा सा एक पैसेज दिख रहा है दो वाटर बॉडीज के बीच में, इसको आज के डेट में इस्तांबुल बोलते हैं। इस पर ऑटोमन एम्पायर का हो गया कब्जा। इस पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो जाता है। और दोस्तों, ये जो सैंडल जैसा दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम सभी जानते हैं, ये इटली का कहलाता है। इटली का कब्जा था इस मेडिटेरियन सी में। काफी पावरफुल था इस मेडिटेरियन सी में, और यहाँ पर हो जाता है ऑटोमन्स का कब्जा। जब इस ट्रेड रूट पर कोई भी आता, तो उसको हैवी टैक्सेशन कर दिए ऑटोमन वाले। उसी तरह से मेडिटेरियन सी में किसी को ट्रेवल करना है, तो इटली वाले काफी ज्यादा टैक्सेशन कर रहे थे। और फाइनली अगर कोई इधर से आ भी जाता, तो अरेबियंस के साथ यूरोपियंस की बहुत ज्यादा बनती नहीं थी, तो वो भी प्रॉब्लम होती थी। दोस्तों, इस वजह से फाइनली यूरोपियंस ने सोचा, छोड़ो छोड़ो ये सब, हम अपना नया रास्ता बनाएंगे। और निकल पड़े नए रास्ते की खोज में। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो गए थे। तो दोस्तों, सबको पता था, दो चीजें क्लियर थी। देखो, एक क्लियर थी कि इंडिया ईस्ट साइड में, मतलब अगर हम यहाँ से इस जगह से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको इंडिया जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से इंडिया जरूर पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज एक ये पता चल चुकी थी कि अर्थ है स्पेरिकल शेप में, मतलब वो धरती गोल है। और धरती अगर गोल है दोस्तों,
तो अगर ईस्ट की जगह हम वेस्ट की तरफ भी निकल दें तो एक दिन घूम करके इंडिया पहुंच जाएंगे। ये चीज़ें लोगों के मन में चली थी, अलग अलग माहौल चल रहा था उस समय का, साइंटिफिक माहौल काफ़ी डिफरेंट था। और साइंटिफिक डिस्कवरीज की एक तरह से शुरुआत हो रही थी वहाँ पर यूरोप में। तो दोस्तों किसी ने तो सोचा कि चलो हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं इंडिया। तो कोई तो इधर से वेस्ट की तरफ बढ़ा, और दोस्तों वो पहुंचा यहाँ पर कहीं। यहाँ पर पहुंचा तो पहले तो उसको लगा कि हम इंडिया पहुंच गए, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ नहीं, इंडिया से भी काफ़ी बड़ा एक लैंडमास है इस जगह पर। इंडिया से भी काफ़ी बड़ा एक लैंडमास है और यहाँ से डिस्कवरी होती है अमेरिका की। मतलब दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अमेरिका की डिस्कवरी कब हो रही है, 15th सेंचुरी में। जो आज की डेट में क्लेम करता है सुपर पावर होने के लिए, उसकी डिस्कवरी कब हुई है, 15th सेंचुरी में। जब कब हुई है, जब लोग इंडिया ढूंढने निकले थे, लोग निकले ढूंढने थे इंडिया को, पहुंच गए अमेरिका, इस तरह से अमेरिका बसा। चलिए ये अलग कहानी है, इस बात को इस कहानी को कभी और डिस्कस किया जाएगा। अभी हम लोग अपने टॉपिक पे रहते हैं, डिबेट डेविएट नहीं होना है हमको अपने टॉपिक से। फिर क्या होता है दोस्तों, तो अमेरिका की कहानी अलग चलने लगी। उसके बाद इधर से किसी ने सोचा कि अगर हमको ईस्ट की तरफ जाना है तो इस लैंडमास में एंट्री लेते हैं और यहाँ से ट्रैवल करके हम कहीं ना कहीं इंडिया पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पड़ गई सहारा डिजर्ट और यूरोपियंस इसको सरवाइव नहीं कर पाया। चलिए किसी दिन यहाँ तक का रास्ता लेकिन इनको पता चल गया। फिर किसी ने सोचा चलो इस लैंडमार्क के किनारे किनारे चलते हैं, यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, चलो ऊपर से अगर हमको नहीं भी मिली, सहारा डिजर्ट की वजह से पुराने लोग सरवाइव नहीं कर पाए थे, हम यहाँ से जाएंगे। जो लोग यहाँ से गए वो लोग भी सरवाइव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये था इक्वेटर के पास का रीजन। यहाँ पर मॉइस्चर काफी ज्यादा रहता था। यहाँ पर जितने ज्यादा मॉइस्चर उतनी ज्यादा बीमारियां, और बीमारियों से परेशान होकर निपट जाते थे लोग, क्रॉस नहीं कर पाए इस जगह को भी। फिर सोचा ठीक है कोई बात नहीं, पुराने लोग नहीं क्रॉस कर पाए लेकिन हमको यहाँ तक का रास्ता तो दे गए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े, उन्होंने सोचा चलो यहाँ से एंट्री ली जाए। जब यहाँ से एंट्री ली, फाइनली इनको कुछ उम्मीद जगी कि ठीक है यहाँ से पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ की जनजातियां थी, जो यहाँ की शेड्यूल ट्राइब्स, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स वगैरह थे, इन लोगों ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया, क्लैश हुआ और सबको निपटा दिया। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है हम आगे बढ़ते रहते, कहीं से तो रास्ता मिलेगा ही, उम्मीद नहीं हारी। और ये पहुंचते हैं यहाँ। यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर से उम्मीद और बढ़ जाती कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके आगे शायद इंडिया मिल जाए। उम्मीद बढ़ गई, इस वजह से इसका नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कितनी ज्यादातर जो आज की डेट में फेमस डिस्कवरीज है वो इंडिया के रास्ते के लिए ढूंढने निकले थे लोग, इंडिया के लिए नया रास्ता ढूंढने निकले थे और नई नई तरह की चीजें मिलती गई। अमेरिका जो आज की डेट में सुपर पावर है, उसकी खोज ही सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि इंडिया ढूंढ रहे थे लोग। चलिए वो तो अलग कहानी है, सारी बातें अलग है। अब क्या होता है, हम लोग नहीं, यूरोपियंस केप ऑफ गुड होप तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से एक दिन निकला पोर्टुगल, एक पोर्टुगीज से एक इंसान निकला जिसका नाम था वास्को डी गामा। और जो पुराने लोगों ने रास्ते डिस्कवर कर करके शहीद हो चुके थे इस रास्ते पर, शहीद ही कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, जो लोग जिनको स्वर्गवास हो गया था, वो लोग उनके दिखाए रास्ते पर चल के हमारा वास्को डी गामा, हमारा नहीं पोर्चुगीज का वास्को डी गामा, पहुंचा केप ऑफ गुड होप। यहाँ से सबको पता था कि थोड़ा आगे बढ़ना है और इंडिया पहुंचा जा सकता है। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ा गया और यहाँ कहीं पहुंचे। यहाँ पर कहा जाता है गुजरात के कुछ ट्रेडर्स मिले, अलग तरह की कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का कहना है कि वास्को डी गामा ने उन लोगों को किडनैप कर लिया था, कुछ लोगों का कहना है कि वास्को डी गामा ने उन लोगों को ब्राइब दिया था। अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन जमा बात यह है कि वास्को डी गामा उन लोगों की हेल्प से पहुंचा इंडिया। इंडिया में लैंड किया यहाँ पे कहीं, और यहाँ से उसने कुछ ट्रेड किया। इस रीजन में जब उसने ट्रेड किया और वापस गया, वापस जाने में वास्को डी गामा को फायदा हुआ 60x का, 60x, 60 टाइम्स। 1 रुपए के सामान पे 60 रुपीज का फायदा हुआ उसको। 1 रुपए का सामान उसने इंडिया से खरीदा और वहां जाके बेचा तो उसको 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सोचिए बिका कितना और महंगा होगा। चलिए ये बात समझ में आ गई हम लोग को कि 60x का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, खबर फैल जाती है पूरे यूरोपियन मार्केट में कि किसी ने तो इंडिया का नया रास्ता ढूंढ लिया, वास्को डी गामा ने इंडिया का नया रास्ता ढूंढ लिया है और इस रास्ते पे चल के उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। होड़ मच जाती है और यहाँ से शुरू हो जाती है सबकी पार्टी। सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम भी अपनी कंपनी बनाएंगे, इंडिया से ट्रेड करेंगे, इंडिया जाएंगे, सामान लाएंगे। एक दिन इंडिया जाएंगे, सामान लाएंगे, यूरोप में बेचेंगे और पैसा ही पैसा होगा। तो ये पैसा ही पैसा होगा, ये सोच करके सब लोग निकल पड़े, सभी की अपनी अपनी कंपनीज निकल पड़ी इंडिया की जर्नी के लिए, पैसा कमाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई आई होप, कि वास्को डी गामा इंडिया कैसे पहुंचा था। दोस्तों कौन कौन से रीजंस थे? पहली बात तो मैंने जो आपको बताया, इस्तांबुल पे कैप्चर कर लिया था ऑटोमन एम्पायर्स ने। अरब मर्चेंट्स का कब्जा था नीचे साइड में, और इटालियन मर्चेंट्स का कब्जा था मेडिटेरियन सी में। ये 3 रीजन पहले तो थे जिसकी वजह से लोग इंडिया से व्यापार नहीं कर पा रहे थे, बाकी यूरोपियन मार्केट इंडिया से
कट गया था। इस वजह से यूरोपियन मार्केट में इंडिया के गुड्स की कमी हो गई और कुछ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी हुई थी और उन एडवांसमेंट्स की वजह से ये लोग फाइनली इंडिया पहुंचे। तो सबसे पहले इंडिया कौन पहुंचा? सबसे पहले पहुंचा था वास्को डी गामा, जो कि एक पोर्चुगीज था। तो इसलिए इंडिया पहुंचने वाले सबसे पहले थे पोर्चुगीज। ये पहुंचे थे 1498 में। तो 1498 में वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा, कैलिकट में लैंड किया, जमोरियन वहां के किंग थे, उन्होंने स्वागत किया और यहाँ पर वास्को डी गामा को परमिशन मिल गई एक ट्रेड पोस्ट बनाने की। उन्होंने ट्रेड करने की परमिशन लिया और यहाँ से रिटर्न हुए। जो कहानियाँ, ये सारी कहानी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। दोस्तों, अरब से कॉन्फ्लिक्ट था, इस वजह से यहाँ के इंडिया में उसको परमिशन मिल गई अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई करने की। उसने फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया और दोस्तों हम आगे चल के देखेंगे फोर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज किस तरह से आगे चल के हमें बहुत प्रॉब्लम में डाल देता है। कहानी आगे है, देखते हैं। पोर्चुगल किंग ने सोचा कि चलो कोई क्यों ना एक गवर्नर अपॉइंट कर देते, वो वहां रह करके सारे व्यापार को संभालेगा। और इसी के साथ इन्होंने शुरू कर दी गन बोट डिप्लोमेसी। गन बोट डिप्लोमेसी शुरू करना इनकी मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे अरेबियन ट्रेडर्स के साथ, इस वजह से इनको गन बोट डिप्लोमेसी करनी पड़ी। गन बोट डिप्लोमेसी में क्या था? अपनी बोट में गन रख के चलते थे, किसी से लड़ाई हुई उड़ा दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी, इन लोगों ने फोकस किया अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि इनको पता था ये इंडिया है, ये यूरोप है और ये है हमारा अफ्रीका, और यहाँ पर था अरब और ये था अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन है पूरा। ये लोग यहाँ से चल करके आते थे। अगर ये नेवी स्ट्रांग रखेंगे, इनका पूरा काम सी रूट का ही था, अगर ये लोग अपनी नेवी को स्ट्रांग रखते हैं तो फिर आराम से ये लोग ट्रेड कर पाएंगे। इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी गई और इन्होंने पूरा फोकस था नेवी को स्ट्रांग रखना है। तो ये कहानी थी 1498 से शुरुआत हुई यूरोपियंस के इंडिया आने की। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद धीरे धीरे करके पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया आया था और सबसे आखिरी में इंडिया छोड़ के गए। इंडिया की आज़ादी हुई है 1947 में, हमको आज़ादी मिली, और पोर्चुगीज यहाँ से गए हैं 1961 में। कहानी को आगे पढ़ेंगे, बस फैक्ट बता रहे हैं आपको। दोस्तों धीरे धीरे करके इन्होंने गोवा पे कैप्चर कर लिया, बॉम्बे, दमन दीव, मैंगलोर, कैन्नौर, कोचीन, कालीकट, इस तरह करके धीरे धीरे करके इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग अपने ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह बना लिए और धीरे से लोग पहुंच गए हुगली, जो कि वेस्ट बंगाल में था। तो इंडिया के इस रीजन में ये लोग आए थे, यहाँ से पूरे देश में धीरे धीरे करके अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज बनाई और कोस्टल एरियाज पे ज्यादातर इन्होंने अपने सेटअप कर लिया। तो दोस्तों आज की कहानी को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। और अभी तक हमने पढ़ लिया है कि कैसे पोर्चुगीज इंडिया आए थे और कैसे यूरोपियंस की इंडिया में एंट्री हुई। इसके बाद एक एक करके बाकी सारी कंपनीज भी आई, बाकी सारी कंट्रीज की कंपनीज यहाँ पर इंडिया आई व्यापार के उद्देश्य से ही, और बाद में हम समझेंगे कैसे उन कंपनीज ने इंडिया में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करी। तो दोस्तों आज की कहानी का दी एंड करेंगे यहीं पर और मिलते हैं अगली सेशन में इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय एवरीवन।